उनको ये कहते थे कि हमें पता नहीं क्या है कि मुझे 4 बजे कुछ ऐसे लगता है कि बड़ा मतलब दम घुटता है। 4 बजे? 4 बजे और एग्जैक्ट 4 बजे सुबह? नहीं, शाम को। और उन्हें काफी एस्ट्रोलॉजर्स, तांत्रिक जो होते हैं, सोल स्कैनर्स होते हैं, मतलब उनको एक भूत वाली फीलिंग थी या घबराहट होती थी अंदर में कि कुछ हो जाएगा मेरे को, इस तरह का? तो हमने उनके कोई 12 सेशन के बाद हमें पता लगा कि उनके पिछले जन्म में 4 लोगों ने ब्रूटल मर्डर किया था, चाकू मार के गर्दन। दिखाते हैं वो प्रीवियस मेमोरी ऐसे डिलीट कर दी और वो अब याद नहीं। कभी कोई छोटा मतलब एक कम उम्र का कोई ऐसा अजीबोगरीब केस आया आपके पास जो आपसे बातें ऐसी करता हो, आप ही को चौंका जाए? हाँ यस, बहुत जने। मेरे पास एक केस आया था, 5 साल का व्यक्ति था, वो इतनी बड़ी, उसको इतनी नॉलेज थी, 5 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, कि वो संस्कृत के उन श्लोकों की या गीता की व्याख्या करता था जो मेरी समझ से बाहर थे, और इतनी गूढ़ इंग्लिश और फ्रेंच बोलती थी। और लेकिन जब मैंने उसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन में नॉर्मली बच्चों की नहीं करता, तो मैंने उसको जब ले जाके देखा पास्ट लाइफ में, तो ही वॉज रिसर्च स्कॉलर। लास्ट टाइम वो कहीं किसी विद्यापीठ का प्रोफेसर था। इतनी वो मेमोरी उसमें ट्रांसफर आ गई, और वो 5 साल की एज में, वो 5 साल की एज में नोइंगली, जानते हुए संस्कृत के श्लोक बोल रहा था बच्चा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ श्रीवास्तव है और आज आपके सामने हमेशा की तरह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूँ। इस टॉपिक को जानने के लिए मैं खुद भी बहुत उत्सुक रहता हूँ, मुझे खुद को भी बहुत सारी क्वेश्चंस हैं। आपने कभी ऐसा फील किया है कि कोई चीज़ ऐसी आपके सपने में आती हो जिसका आपके इस ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो फिर भी आपको बार-बार दिखती है? बिना किसी वजह के, बिना किसी बात के आपको किसी स्पेसिफिक चीज़ से डर लगता है, जैसे ऊँचाई से या गहराई से या किसी जीव-जंतु से, साँप से। कभी कुछ ऐसा धुंधला-सा दिख रहा हो जो समझ ना आ रहा हो कि क्या है? कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि आप पिछले जन्म में क्या थे? आपको कोई प्रॉब्लम अभी हो रही है तो हो सकता है उसका पिछले जन्म से कोई वास्ता रहा हो। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि पिछले जन्म में आपकी मौत कैसे हुई थी? या आपने कभी हिप्नोसिस के बारे में सुना है? और इन्हीं सब चीज़ों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश गुप्ता, जो पिछले 35 साल से हिप्नोसिस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और इनकी 13 ई-बुक्स हैं और 1 बुक अमेज़न पे उपलब्ध है, जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। साथ ही साथ इस पॉडकास्ट से आप हमें सुन सकेंगे स्पॉटिफ़ाई पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप स्पॉटिफ़ाई ऐप को डाउनलोड कीजिए और द रिसर्च माइंड्स को सर्च कीजिए। हमारे सारे पॉडकास्ट अब स्पॉटिफ़ाई पे भी अवेलेबल हैं। इस पॉडकास्ट को पूरा देखिए, मैं काफ़ी कुछ मेरे मन में सवाल हैं और देखते हैं कि मेरे कितने सवालों का हल डॉक्टर राजेश गुप्ता दे पाते हैं। तो मैं बहुत ही दिल से स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर राजेश गुप्ता का। राजेश सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। प्लेजर इज माइन। मुझे अच्छा लगा कि आपके थ्रू मैं कई श्रोताओं से एड्रेस हो सकूंगा, और उम्मीद है कि उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा। सर, हिप्नोसिस को लेकर के ना बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लोगों को कंफ्यूजन भी बहुत है। हिप्नोसिस है क्या? प्रोसेस क्या है? क्यों चाहिए? पहली बात तो, और आप कैसे इस कंटेक्स्ट में हैं? हिप्नोसिस को मैं सिर्फ कहूंगा कि ये गाइडेड मेडिटेशन है। जैसे पिक्चरों में दिखाता है कि हमने किसी को कंट्रोल कर लिया यूं दिखा के, एंड ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहली बात है कि आप हिप्नोटाइज तभी हो सकते हैं जब आप किसी को सरेंडर करना चाहें। इफ यू आर विलिंग टू बी हिप्नोटाइज्ड। इफ यू आर विलिंग टू बी हिप्नोटाइज। आप यूं सड़क पे जाते हुए किसी को हिप्नोटाइज नहीं कर सकते। हिप्नोसिस की कई विधियां हैं। तो बेसिकली मैं हिप्नोसिस को कहूंगा इट्स अ वेरी प्योर साइंस,
और इट इज जस्ट लाइक ए गाइडेड मेडिटेशन। तो बेसिकली क्या है कि मेडिटेशन में हमें बहुत कुछ सरेंडर करना पड़ता है। मेडिटेशन के कुछ नियम होते हैं, और मेडिटेशन एवरीबॉडी कैन नॉट। लोग कहते तो हैं कि हमें मेडिटेशन सिखा दो, इवन आई एम ऑल्सो मेडिटेशन टीचर। तो जब मैं मेडिटेशन किसी को सिखाता हूँ तो सबसे पहले मैं पूछता हूँ कि आपकी मेडिटेशन का पर्पस क्या है। जो फिल्म्स में दिखाते हैं ऐसे किया, बंदा हिप्नोटाइज हो गया। ऐसा भी होता है, दैट इज अ रैपिड हिप्नोसिस, बट दैट इज नॉट माय फील्ड। बिकॉज मैं जो हिप्नोसिस को यूज करता हूँ, मैं यूज करता हूँ लोगों की ट्रीटमेंट में, या लोगों की कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं हमारी लाइफ में, बड़े ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमें एस्ट्रोलॉजी, रेकी या कोई ऐसा भी नहीं कर सकते, तो ये हिप्नोसिस के थ्रू वो मिलती हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं हिप्नोसिस का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्या होता है। आजकल के कम्पिटिटिव सिनेरियो में क्या है कि हमारा ब्रेन ना बहुत ही ज्यादा दूषित हो गया। बड़े लोग कहते हैं जी हम मेडिटेशन करते हैं, हमें लगता नहीं। जब भी ये जो मेडिटेशन के मंत्रस, गायत्री मंत्रस या जो भी मंत्रस बनाए गए थे, उस टाइम क्या था कि सेंटर ऑफ आवर बॉडी यूज्ड टू बी हार्ट, बिकॉज लाइफ वाज वेरी सिंपल। बट नाउ डेज बिकॉज ऑफ हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी कंपैरिजंस, हमारी मटेरियलिज्म से द सेंटर ऑफ आवर बॉडी इज नॉट हार्ट। अब जो मंत्रस बने हुए हैं जिनका ओरिजिनेशन बना हुआ है हार्ट से, तो हमारा अब सेंटर जो बॉडी का है वो दैट इज ब्रेन। हार्ट प्योर Mind. नहीं रह गया तो इतना लग नहीं रहा। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम गायत्री मंत्र करते हैं पर लगे नहीं रही। दिस मंत्रस आर वेरी पावरफुल टूल्स, बट आजकल की चीज में, आजकल जो भी इवन जो काफी जो गुरुस हैं, इवन दे डू नॉट नो दिस थिंग कि अगर हम मेडिटेशन करने से पहले किसी विधि द्वारा हम अगर सेंटर ऑफ बॉडी को माइंड से हार्ट पे ले गया तो हमें ये मंत्रस लगेंगे। सिमिलरली, बट इसीलिए हिप्नोसिस इज अ टूल, मेडिटेशन एवरीबॉडी कैन नॉट डू, बट जो हिप्नोसिस है वो हर एक जना कर सकता है। इसके लिए आपको एक दूसरे प्रोफेशनल की जरूरत होती है। मेडिटेशन इवन आप किसी की सपोर्ट से भी समटाइम्स नहीं कर सकते। आपके पास सर मतलब किस तरह के लोग आते हैं, क्या उनकी क्वेरीज होती हैं हिप्नोसिस के अंदर में, क्यों करवाना है उन्हें? मेरे पास लोगों की बड़ी क्वालिटी होती है। सबसे जो ज्यादा आ रहे हैं कि आजकल लोग आ रहे हैं, लोगों को डिप्रेशन बहुत है, एम्बिशंस बहुत है, उनकी पर्सनालिटी ऐसी नहीं है, ड्रग एडिक्ट्स बहुत है, और जो इवन आई यूज दिस काइंड ऑफ फीलिंग इन ये जो आपस में हस्बैंड एंड वाइफ के जो रिलेशंस खराब हो रहे हैं, और कईयों की जो परफॉर्मेंस है हम कारपोरेट में यूज करते हैं, कुछ अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, और समटाइम्स हम ये कहते हैं कि हम पीस ऑफ माइंड। आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, हिप्नोसिस ने हमारी जो माइंड पावर को है, जिसको माइंडफुलनेस कहते हैं, उसको हमने बहुत इजी कर दिया है। क्योंकि जैसे अब हम ये बात कर रहे हैं तो हम बीटा स्टेज ऑफ माइंड में हैं। इस वक्त हमारी ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 15 साइकिल हर्ट्ज टू 35 साइकिल हर्ट्ज। एक सामान्य बातचीत में इसमें क्या है, इसमें हमारा लॉजिकल ब्रेन या लेफ्ट ब्रेन जो है वो एक्टिव रह सकता है। हम महसूस कर सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम झगड़ सकते हैं, बट हम कुछ क्रिएटिव नहीं कर सकते, बिकॉज क्रिएटिविटी इज लिंक्ड विद द सबकॉन्शियस माइंड और राइट ब्रेन। तो राइट साइड पे सबकॉन्शियस माइंड होता है, लेफ्ट साइड पे कॉन्शियस माइंड होता है। मैं ये अभी थोड़ी देर में आपको करूंगा व्हाट इज माइंड एंड कॉन्शियस माइंड। अभी मैं इसको थोड़ा सा, तो उसको हम बीटा स्टेज ऑफ माइंड कह सकते हैं। इस वक्त हमारी जो अवस्था होती है वो जागृत होती है। तो अगर हम किसी विधि द्वारा हम अपने ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा लोअर कर लें, सो दैट इज कॉल्ड अल्फा स्टेज ऑफ माइंड। उसमें क्या होता है कि हमें हल्की सी नींद आनी शुरू हो जाती है। राइट। सो जब हम मेडिटेशन शुरू करते हैं तो हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी वो डाउन आ सकती है। ये जो अल्कोहल का कंजम्पशन है वो भी अल्फा पे ले जाता है ना? यस। तभी हम थोड़ा सा डल डिजी फील करते हैं। यस, मैं दैट इज अल्फा। हाँ, मुझे अभी थोड़ा सा ये करने दीजिए, देन आई विल कम टू दिस पॉइंट आल्सो। तो मुझे ये रिमाइंड करवा दीजिएगा। हाँ। उसमें जो आपने ये जो छेड़ा उस टॉपिक पे भी मैं आऊंगा। ठीक। तो उसमें उस मेडिटेशन करने में हम अल्फा स्टेज में हमें कितना टाइम लगेगा, तो उसको हम कहते हैं कि एक लघु समाधि। लघु समाधि, ठीक है। और अगर हम शास्त्रों की
भाषा में चले जाएं तो उसको हम बोलते हैं तंद्रा। तंद्रा। तंद्रा, ठीक है। लेकिन जो हमें हिप्नोसिस में हम आपको आधे घंटे में वो स्टेज में लेके जा सकते हैं, और उस टाइम आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी होती है 7 साइकिल हर्ट्ज टू 13-14 साइकिल हर्ट्ज पर सेकेंड। सिमिलरली हम और डीपर जाना चाहते हैं, हम किसी गुरु जी की आज्ञा मान के या काफी चीजों को सरेंडर करके हम थोड़ा सा और लोर जाना चाहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अर्थ समाधि। उस टाइम हमारी उसको हम बोलते हैं थीटा स्टेज ऑफ माइंड। और जो हमारे शास्त्रों की लैंग्वेज में हम बोलें तो हम उसको बोलते हैं निद्रा, ठीक है। लेकिन हमें उस स्टेज में आने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितनी तपस्या करनी पड़ेगी, कितना सरेंडर करना पड़ेगा, रोज अपने नियम में हमें कितना एक उस पे टाइम डिवोट करना पड़ेगा। लेकिन हम 1 घंटे में हम हिप्नोसिस के थ्रू आपको थीटा स्टेज ऑफ माइंड में लेके आ सकते हैं। सिमिलरली जब फिर आप सोचते हैं कि हम मतलब पूर्ण बने, तो पूर्ण बनने के लिए हमारे कई ऋषि मुनि सब कुछ त्याग करके हिमालय की चोटी पे 15-20 साल की तपस्या करते हैं। पूर्णता की क्या डेफिनेशन? पूर्णता की डेफिनेशन है कि हमारी जो माइंड की हो, उसको हम डेल्टा स्टेज ऑफ माइंड बोलते हैं। हमारी 0 to 2.5 साइकिल हर्ट्ज ब्रेन की फ्रीक्वेंसी होकर हमारे विचार जो होते हैं शून्य में आ जाते हैं। आपको कभी इनकाउंटर हुआ ऐसा कोई केस? यस। शून्य बिल्कुल ब्रेन, यस, जिनको कुछ नहीं चाहिए। यस, मैं 3 घंटे बैठता हूँ तो मेरे विचार में कुछ शून्य नहीं आते, बिकॉज आई प्रैक्टिस। सो मैं भी थोड़ी देर में आप खुद आऊंगा। को ले गए हो उस स्टेज पे? हाँ जी, बड़े लोगों को मैं लेके जा सकता हूँ और लेके गया हूँ। तो उस टाइम क्या होता है कि आपको वो जो स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं पूर्ण समाधि। जो हमारे बड़े बड़े गुरु होते हैं, तो इस चीजों को, जो भी हमारे मास्टर्स होते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर्स, तो वो हमारी स्टेज को प्राप्त करते हैं। लेकिन उन्होंने 15-20 साल कितने वनवास में रह के या हिमालय में तपस्या करते हैं, हम एक प्रोसेस के थ्रू आपको 2 घंटे में वो स्टेज ले जाते हैं, और इसको बोलते हैं हम इंद्रा। तो देखिए कितना वंडरफुल टूल। तंद्रा और इंद्रा, तंद्रा, निंद्रा और इंद्रा, ठीक है। राइट। तो हिप्नोसिस के थ्रू ऑफ कोर्स हम टेम्परेरी स्टेज में लेके जाएंगे आपको। सिमिलरली जब आप कह रहे थे कि जब आप ड्रिंक करते हैं, तो आपने देखा कि जितने भी ये शिव जी के भगत होते हैं, नागा साधु, ये गांजा ये वगैरह करते हैं, तो जब क्या करते हैं कि जब आप मेडिटेशन करते हैं और जैसे जैसे आप डीप जाते हैं, तो आपको ये जो बाहर की दुनिया उससे काफी अच्छी चीजें अंदर नजर आती हैं। हमें डिफरेंट कलर्स नजर आते हैं, लाल, पीला, नीला, दैट रिफ्लेक्ट्स विद द डिफरेंट चक्रास। सुशीला जी ने भी आए थे पिछले पॉडकास्ट में, तो उन्होंने ऑरा का डिस्कशन किया था। यस, यस, ऑरा इज आल्सो कि हमारा कितना, सबसे जो एक पैमाना है नापने का स्पिरिचुअलिज्म का, दैट इज ऑरा या वाइब्रेशंस। तो यस, डेफिनेटली उससे भी है। बट मैं किस पॉइंट पे आ रहा हूँ कि जैसे आपने कहा था ड्रिंक्स में, तो जितने भी नागा साधु हैं वो इस तरह की जो नशीले व्यक्ति लेते हैं, अब जैसे लोग हैं चरस, गांजा, अफीम क्यों लेते हैं? क्योंकि जब हम एक मेडिटेशन में जाते हैं तो हमारे अंदर सोचने की पावर बढ़ जाती है, अगर पॉजिटिवली पावर बढ़ जाती है। आई वुड लाइक टू से कि हमें काफी नदी, नाले, रंग, बहुत अच्छी चीजें दिखाई जाती हैं, और उनको कलर्स ऐसे होते हैं जो कि बाहर की दुनिया में बिल्कुल नजर नहीं आते, यू कांट मैच देम। और जब हम एलएसडी, चरस, गांजा, अफीम करते हैं तब भी ऑलमोस्ट सेम चीजें नजर आती हैं। ऐसा तो लोग ये खाए पीने लग जाएंगे चरस गांजा। तो सर मतलब कैसे सबको आप हिप्नोसिस का जो आपका मैंने देखा है, जैसे एक क्वेश्चन तो ये आया था, जैसे आपने वो इंद्रा स्टेज का नाम लिया, तो इंद्रा में कैसे सोल बॉडी के अंदर ही रहती है और वो खुद में ही यस 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 यस, यानी एस्ट्रल ट्रांसफॉर्मेशन से ये अभी अलग मैंने है। एस्ट्रल ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं की, बिल्कुल ठीक है। ऑफ कोर्स मैं सबसे पहले आपको ये कह दूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड। ब्रेन क्या है कि ब्रेन इज हार्डवेयर, जैसे कंप्यूटर है, उसके बीच में जो मेमोरी है दैट इज माइंड। व्हाट इज माइंड? 3 feet here, 3 feet here, 3 feet here, and the gut is a center. So that is mind. और एक डिफरेंस में क्या होता है कि इसमें इमोशंस होते हैं, ब्रेन में वो चीज इस लाइक एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में जो फर्क होता है दैट इज वो एक दोनों को मिला के ब्रेन इज अ हार्डवेयर एंड माइंड इज सॉफ्टवेयर। अगर आपका हार्डवेयर पुराना हो जाए बट सॉफ्टवेयर नया रहा तो आप नया ही रहते हैं। तो इसलिए यू फाइंड कि बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं कहीं, उनकी उनमें एनर्जी लेवल बहुत बहुत होती है, बिकॉज दे आर लिंक्ड विद द सोल। ठीक है ना?
कितना, मतलब हर किसी के हिप्नोसिस में सेम टाइम लगता है? नहीं, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बिकॉज जैसे होता है कि अगर जैसे मेरे पास कोई भी अगर काउंसलिंग या ट्रीटमेंट के लिए आता है, तो उससे पहले मैं उसको सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए, आप जो मेरे पास आए हैं, इट इज सम डिवाइन कनेक्शन। आप अपनी मर्जी से नहीं आ पाए, राइट, देयर इज सम डिवाइन फोर्स जिसने आपको मेरे पास भेजा है। आपको मैं ठीक नहीं कर रहा, आपको ठीक कर रहा है भगवान, भगवान श्री कृष्ण या जो भी कह लीजिए। ये सिर्फ ये है कि हम मैं एक जस्ट ए वायर मीडिया। आपको जब भी आप मेरे क्लिनिक पे आए, आप ऐसा ट्रस्ट लेके आए कि जैसे आप एक मंदिर और गुरुद्वारे में जाएंगे, और उसी तरह से सरेंडर करें। बिफोर वी स्टार्ट ए सेशन, आप उसी तरह का जो भी आप गुरु मानते हैं, जो भी आप देवी देवता को मानते हैं, उसको सरेंडर करें और एक मन में एक ऐसा विचार लाएं। तो जो लोग जो सरेंडर कर जाते हैं वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, जो नहीं सरेंडर करते वो जैसे ठीक हो जाते हैं। मैंने ऐसे सुना है सर, जो लोग इमोशनल ज्यादा होते हैं, दे बिकम गुड मीडियम टू बी हिप्नोटाइज्ड, जल्दी यस यस, हिप्नोटाइज आई एग्री। जो इमोशनल बंदे हैं वो स्पिरिचुअलिज्म में बहुत जल्दी आ जाते हैं कि वो बड़ी जल्दी नाराज भी हो जाते हैं और बड़ी जल्दी मान भी दुखी भी जाते हो जाते हैं। तो जो हैं। इमोशनल पर्सन होते हैं, दे आर वेरी, मतलब वो स्पिरिचुअल लोगों के लिए एक फर्टाइल काम होता है कि जैसे आपने फर्टाइल खेत बना दिया और उसमें आप कोई भी फसल बड़ी जल्दी लग जाएगी। तो इफ ए पर्सन इज इमोशनल, तो वो स्पिरिचुअलिज्म में आने के बहुत चांसेस होगा। और आपने ये भी देखा होगा, जितने भी स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, बड़े दयालु इमोशनल होते होते हैं, हैं, दया से भरे होते हैं, दया से भरे, करुणा होती है। करुणा होती है। तो जैसे मैंने देखा है हिप्नोसिस को, मैंने कभी, मतलब ऐसे खुद पे, या अब तो शायद मेरी इच्छा भी जाग रही है कि एक बार देखा जाए करके। मेरे अंदर बड़े सवाल हैं अपने आप को लेके। तो अब कोई टूल यूज करते हैं सर आप पहले? तो क्या प्रोसेस क्या होता है, आप क्या करते हैं जब कोई आपके पास आता है कि भाई मुझे हिप्नोसिस कराना है? देखिए, सबसे पहले तो हम रेपो बिल्डिंग बनाते हैं। हिप्नोसिस के भी कई तरीके होते हैं। हिप्नोसिस का भी एक पर्पस होता है, जैसे एक मेडिटेशन का पर्पस होता है। तो हम देखते हैं कि क्या उसको हम सिंपल काउंसलिंग से ठीक कर सकते हैं। सो काउंसलिंग के भी कोई तरीके होते हैं, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, टॉक थेरेपी, सो मेनी थेरेपीज। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि हम डायरेक्ट किसी भी पेशेंट को हिप्नोसिस में नहीं लेके जाते। तो कईयों की प्रॉब्लम छोटी सी होती है, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ का छोटा सा है। तो सबसे पहले हमारे पास टूल्स हैं, हम उनको साइकोमेट्रिक टूल्स हैं, एंड आई यूज द टूल्स ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्च बेस्ड। सो उनके साइकोमेट्रिक्स हमें ब्रेन की उनकी हमें थोड़ी सी पता चल जाती है। जैसे कई स्टूडेंट्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, तो सबसे पहले हम वो टूल्स यूज करते हैं। अगर टूल्स करके हम देखते हैं कि सिंपल काउंसलिंग से, हमारे समझाने से, उनको थोड़ा सा मोटिवेशन करने से ठीक हो गया तो ठीक हो गया, ठीक नहीं है, लेके जाते। तो हिप्नोसिस हम या थोड़ी सी देर के बाद यूज करते हैं। मतलब इसको हम एक एज ए हॉबी या एक डेली रूटीन में यूज नहीं करते। फिर भी जब मान लो, सपोज करो मैं आपके पास आया, पहले तो ठीक होने वाले प्रोसेस से थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा ऊपर चलते हैं। जैसे सपोज करो किसी ने कभी आपको ऐसे बोला कि मैं क्या था पास्ट लाइफ में, जा सकते हैं Yes, हिप्नोसिस के थ्रू? yes, yes. Past life regression is an extension to hypnosis. ये वर्ड बहुत इतना ज्यादा आज की डेट में यूज हो रहा है, सोशल मीडिया देख लो आप या कहीं पे भी देख लो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो मैं चाहूंगा कि आप 2 मिनट थोड़ा समझाएं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता क्या है। पास्ट लाइफ रेग्रेशन ऐसे है कि देखिए, हमारे जिंदगी में दुख तो हर एक को है। देयर आर सो मेनी मीडिया जिसके हम पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एस्ट्रोलॉजी में अगर आए, तो बेसिकली हमारा जैसे लगन होता है, तो लगन के थ्रू हम उसकी पर्सनैलिटी बता जज दें। कर सकते हैं। फिफ्थ हाउस से हम उसका बुद्धि के बारे में बता सकते हैं। और जैसे सेवंथ हाउस है, हम उसके बारे में, स्पाउस के बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हैं। सो टेंथ हाउस रिलेट्स टू हमारा रोजगार क्या है। और कई बार जो हम दुख हो रहा है हमें प्रेजेंटली, जब भी आप एस्ट्रोलॉजर के पास तभी जाते हो जब आपके पास कोई दुख, परेशानी, अगर आपके पास परेशानी नहीं है तो तो आप आप नहीं एस्ट्रोलॉजर जाओ। के पास नहीं जाओगे। बिल्कुल। सिमिलरली और भी विद्याएं हैं, जैसे न्यूमरोलॉजी है, पामिस्ट्री है। लेकिन कई आंसर्स हमें देखते हैं कि जब हम करंट सिचुएशन से नहीं मिल रही है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पास्ट से भी जो हम उपाय हैं, तो वो उपाय कर लेते हैं, वो भी हमें आंसर्स नहीं मिलते हैं। देन हमें पास्ट लाइफ
बेसिस पे हमें मिल सकते हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है ये हमें, इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कर्मा से रिलेटेड है। पहले जो किया उसका फल पहले आज जो मिल रहा किया है। मतलब जो उसका पहला प्रिंसिपल है कि एज यू सो शैल यू रीप, मतलब जैसी करनी वैसी बननी, मतलब जो आपने किया है वो आपको करना पड़ेगा। तो जब हम लोगों को इस तरह के आंसर्स नहीं मिलते तो हम वी यूज पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो इसमें बेसिकली क्या, हम सबसे पहले रेपो बिल्डिंग बनाते हैं, उसको थोड़ा सा हिप्नोसिस में लेके जाते हैं, हिप्नोथेरेपी टू बी मोस्ट आप एक्यूरेट। कुछ बोलते हैं जब हिप्नोसिस में लेके जाना यस होता है तो? यस 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 यस, वो जैसे कोई एक आधा स्टेटमेंट बताएंगे, क्या बोलते हैं आप किसी को? जैसे आप मुझे हिप्नोटाइज करेंगे तो आप मुझे क्या बोलेंगे? देखिए देयर आर सो मेनी टेक्निक्स टू किसी को भी मतलब हिप्नोटाइज करने के लिए। मोस्ट इज कि पेंडुलम, लुक एट माय पेंडुलम, लुक एट माय पेंडुलम, हम्म। फॉर एग्जांपल। अभी तो मैं ही हिप्नोटाइज हो जाऊंगा सर, अभी तो फिर सवाल कौन पूछेगा आपसे? ओके, लाइक पेंडुलम, चलिए पेंडुलम तो लेते हैं। उसमें हम उस कंसंट्रेशन करवा के उसको रिलैक्स करवाते हैं और उसके और वो पूरे पेंडुलम की तरफ देखते 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 देखता एक मन डीप स्लीप में चला जाता है। फिर अपने उस आप ही। हाँ जी, फिर उसके सभी बॉडी पार्ट्स को हम धीरे धीरे रिलैक्स करवाते हैं और उसको हम फिर धीरे धीरे हम एक टाइम जोन में लेके जाते हैं, उसके क्वेश्चन और उसके सर्कमस्टांसेस, उसका पर्पस क्या है। इवन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी हम हर एक को यूज नहीं करते, बिकॉज कई जो प्रॉब्लम्स हैं, 90% जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे हिप्नोथेरेपी या काउंसलिंग से ही ठीक हो जाती हैं। अच्छा, हिप्नोसिस का मतलब हुआ कि आप उसको हिप्नोटाइज करें और उसका करंट सिनेरियो में ठीक करें, जी, एंड पास्ट लाइफ में आप उसको पिछले जन्म में पिछले लेके जन्म में जाएं। उसको टाइम जोन में, उस टाइम जोन में ले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, कोई केस शेयर यस करेंगे? यस यस, मैं आपसे काफी केस शेयर करना चाहूंगा। एक हमारे पास चंडीगढ़ के नंबर वन लीडिंग इंडस्ट्रिस्ट हैं, बट ये कि हमारी क्लिनिक की पॉलिसी है कि हम उसका नाम नाम डिस्क्लोज नहीं नहीं बताएंगे, करते। बिल्कुल। तो वो आए हमारे पास, तो उनको ये कहते थे कि हमें पता नहीं क्या है कि मुझे 4 बजे कुछ ऐसे लगता है कि बड़ा मतलब दम घुटता है। 4 बजे? 4 बजे सुबह? के और एग्जैक्ट 4 बजे, सुबह? नहीं शाम शाम में? को। और कई बारी मैं बिजनेस मीटिंग में होता हूँ कि मतलब 4 बजे मुझे ऐसे तड़फड़ाहट सी होती है कि मुझे लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। और मुझे कई बारी बिजनेस लॉसेस हुए हैं और कई बारी मेरी पोजीशन भी बड़ी ऑकवर्ड हुई है। और उन्होंने पीजी से काफी इलाज करवाया, एआई में से इलाज करवाया, एंड ही हैज बीन टू अब्रॉड मैनी एलोपैथी। और उन्हें काफी एस्ट्रोलॉजर्स, तांत्रिक जो होते हैं, सोल स्कैनर्स होते हैं, मतलब उनसे। उनको एक भूत भूत वाली फीलिंग थी या घबराहट होती थी अंदर में कि कुछ हो जाएगा मेरे को, इस तरह का? नहीं, उनको छटपटाहट सी होती थी, बेचैनी हो रही है पर बेचैन, पता नहीं है क्यों पता हो नहीं रही लग है। रहा, मतलब तड़पते थे, जैसे एक हम्म। मछली होती है उसको पानी से निकाल दे, इस तरह की तड़फाहट होती थी। हम्म। तो उन्होंने काफी ऑस्ट्रोलियर से, सोल स्कैनर से, हवन वगैरह काफी कुछ करवाया है। सो समबडी सजेस्टेड माय नेम, सो देन आई टोल्ड हिम कि आई एम नॉट अ डॉक्टर फ्रॉम मेडिकल स्ट्रीम, हम्म। आई एम फ्रॉम द साइकोलॉजी साइड, एंड मेरी कोई ऐसी प्रेफरेंस नहीं है। बट अगर आपने इतने बड़े हॉस्पिटल्स और नामी ग्रामी डॉक्टर से करवाए हैं तो शायद, बट ही इंसिस्टेड कि जी मुझे किसी ने आपका नाम दिया है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। हम्म। सो मैंने कहा जी आई कैन ट्राई। तो सबसे पहले हमने उनको काउंसलिंग से करने की कोशिश की, उनको नहीं फर्क पड़ा। फिर हमने उनको अप्रोक्सीमेटली 15-20 हिप्नोसिस के सेशंस दिए हम्म। और उनको रिलैक्सेशन और एंजाइटी जरूर कम हुई, बट उनकी जो तड़फन थी वो कम नहीं। बेचैनी नहीं कम हुई? सो देन आई सजेस्टेड कि सर आपको हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन ले हुआ। जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है ना, उसका सेशन जरा थोड़ा सा लंबा होता है। हिप्नोसिस का वी डू फॉर 40 मिनट्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आराम 2 से 2.5 घंटे लग सकते हैं। तो हमने उनके कोई 12 सेशन के बाद हमें पता लगा कि उनके पिछले जन्म में 4 लोगों ने ब्रूटल मर्डर किया था, चाकू मार के गर्दन पे। तो वही जो पास्ट लाइफ मेमोरी थी उनको यहाँ पे ट्रांसफर होगी। और वो 4 बजे हुआ था? और वो 4 बजे हुआ था। वो 4 बजे उनके जो सबकॉन्शियस माइंड में मेमोरी थी वो लास्ट बर्थ से अलाइव थी। हमारे लिए ये सिंपल बन गया और उसके बाद हमने कुछ हिप्नोसिस के सेशंस के थ्रू उनकी जो मेमोरी थी उसको मॉडिफाई किया एंड ही वाज ओके। ये भी हो जाता है? यस पहले जो आपकी मेमोरी पड़ी है आप उसको चेंज कर देते हैं? यस 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 यस। तो बिल्कुल फिल्म में मुझे लगता है हॉलीवुड ने बिल्कुल सही पकड़ रखा है कि
ऐसे दिखाते हैं वो प्रीवियस मेमोरी ऐसे डिलीट कर दी और वो अब याद नहीं है? इसमें हम डिलीट नहीं करते, हम मॉडिफाई करते हैं। सपोज आपको फोबिया है स्नेक का, बड़े केसेस आते हैं, तो उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। तो अब जैसे हिप्नोसिस में हम कोशिश करते हैं कि हम उसकी मेमोरी चेंज कर सकते हैं। हम उसको कह देते हैं सांप आया है, सांप के ऊपर आपने पेट्रोल छिड़का, सांप मर गया। सांप के जो एशेस है उसको आपने जमीन में दफन कर दिए, तो उसके बाद उसकी मेमोरी कैसे चेंज हो जाएगी? अगर उसको सांप से डर लगता है, उसको ख्याल आएगा, बट दूसरे साल उसको कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड ये सजेस्ट कर देगा कि वो सांप तो मर गया। तो समटाइम्स क्या होता है, अगर वो लास्ट बर्थ से आई है तो फिर हमें कुछ एक कैसे डिपेंड करता है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, हमें काफी मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, हमें काफी फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। जब आपने उनको दिखाया जी। या आप कैसे, वो खुद बताते हैं, आप उनको कैसे लेके गए उस स्टेज पे जहां पे उनको ऐसा आपने देखा या उनको दिखाया कि उनका मर्डर हुआ? नहीं, हम नहीं देखते। बेसिकली क्या होता है कि हम जब आपको एक ट्रांस में लेके जाते हैं, ट्रांस मींस कि आप यू आर इन द मैक्सिमम रिलेशन, जैसे मैंने आपको कहा 0 to 2.5 डिग्री स्टेज पे, उस पे जाते हैं, तो उसको हम उस टाइम जोन में लेके जाते हैं। वो व्यक्ति देखता है, हम उसके साथ कन्वर्स कर वो सकते हैं। कैसे जाएगा उस टाइम जोन में, क्या बोलते हैं उसमें आप उसके लिए कुछ एक पर्टिकुलर हमारे पास सजेशंस हैं। जैसे तो हम उसको सजेशन दे सकते हैं कि आप एक टनल के थ्रू घूम रहे हैं, सबसे आपको पहले क्या दिखा, अपने पैरों को देखिए, अपने आसपास के देखिए, और इस तरह से हम उससे सजेस्टिव क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वो सबसे अपना आंसर देते जाते हैं कि सबसे पहले हम पैरों पे फोकस करते हैं या कहीं और से फोकस करते हैं। तो हम उनसे पूछते हैं आपको ये कौन सा सन नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, किस तरह के सर्कमस्टांसेस हैं, आपको कौन कौन से लोग नजर आ रहे हैं। तो इस तरह के सजेशन से वो हमें बताते जाते हैं। वी कैन नॉट सी, एटलीस्ट मैं नहीं देख पाता। पहले तो जैसे एक इंसान के तो मल्टीपल बर्थ्स हुए होंगे जी। अब ये कैसे कंफर्म होता है, क्योंकि हो सकता है वो उसके पहले के 3 जन्म पहले उसका ऐसा मर्डर हुआ, उसको अभी तक वो फोबिया है। देखिए हमारा पर्पस ये है कि उसको हमने कोई उससे कोई एक सर्टिफिकेट नहीं लेना कि हम आपको पिछले जन्म में ले गए हैं या पिछले से पिछले जन्म। हमने उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसका सोल्यूशन कैसे पता चलता है कि उसको कौन से जन्म में ये पता चलेगा? ये हमें नहीं पता चलता, हम उसके टाइम जोन लेके चलते हैं और कई बारी हम सेकंड थर्ड सजेशन देते रहते हैं ऑटोमेटिक। उनको ही बोलते हो कि आप ऐसे टाइम पे चलो जहां आपको ऐसा कुछ डिस्टर्बेंस हुआ है 4 बजे, यस, और वो अपने आप ही वहां पे अपने आप डिफरेंट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हम देते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पास्ट लाइफ जो रिग्रेशन करते हैं, कई बार जो सोल्यूशन है हमारे पास 2 या 3 सिटिंग्स में नहीं आता, ज्यादा आता है कहीं, क्योंकि कहीं उनको जो हमें सेट ऑफ सजेशंस है वो काफी ज्यादा घुमा फिरा के देना पड़ता है। ऐसे इतने डेंस दिमाग के सिचुएशन को लेके जाने में, सिर्फ लेके जाने में कितना टाइम लगता है? इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे आपने कहा इमोशनल पर्सन है, उनको जल्दी लेके जा सकते हैं। जो सरेंडर कर जाते हैं उनको हम बड़ी जल्दी लेके जा सकते हैं। जो सरेंडर नहीं करते उनको लगाने में काफी टाइम लगता है। सो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और कोई और स्टोरी शेयर करेंगे सर इस पे? अच्छा, एक जैसे उसने देखा होगा जी, उसका मर्डर हुआ 4 बजे, 4 लोगों ने ब्रूटली, आपने खुद बताया कि ब्रूटली दे मर्डर्ड हिम। उसको देख के तो मतलब फिजिकली तो वो यही मौजूद है ना जी, आप उसका ब्रेन, तो उसको देख के इमोशनल झटका लगता होगा। लगता है, बट हम उसको बड़े तरीके से मॉडिफाई करते हैं। जैसे मैंने आपको सांप का एग्जांपल दिया, वापस लेके आते समय आप उसको नींद में ही मॉडिफाई कर देते हो? हाँ जी, ताकि वो, क्योंकि अगर वो मेमोरी शैडो लेकर के वो अभी वाली लाइफ में आया तो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। नहीं, उसको हम इसी तरह से मॉडिफाई करके वापस बहुत ही रिलैक्स्ड वे में लेके आते हैं ताकि उसको उसके माइंड से वो चीज निकल जाए। इसके ऊपर कोई और इंटरेस्टिंग कहानी? हाँ जी, सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं बताता हूँ कि लास्ट ईयर मेरे पास एक लड़की आई, उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया था। उसको ऊंचाई से और प्लेन में बहुत डर लगता था। शी इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी रिच पर्सन्स इन चंडीगढ़, और उसके सभी बच्चे अब्रॉड हैं, और उसको उस वजह से वो एरोप्लेन में। क्या एज थी मैम? उसकी थी अराउंड कोई 53।
उसके बच्चे बड़े अच्छे सेटल थे, बट वो इसी करके नहीं जा पाती थी। तो सबसे पहले हमने उसको ट्राई किया, काउंसलिंग से नहीं फर्क पड़ा। हमने हिप्नोसिस से कोशिश की वो वाली मेमोरी मिटाने की, नहीं मिटी। देन उनके साथ मैंने 2-3 बारी खुद फ्लाई किया उनको स्लीपिंग पिल्स देके, कि जो कि इसको हम प्रैक्टिकल हिप्नोसिस या प्रैक्टिकल काउंसलिंग बोलते हैं, उससे भी फर्क नहीं पड़ा। आप सब्जेक्ट के साथ जाते हो? मैं सब्जेक्ट के साथ भी कई बारी जाता हूँ, बिकॉज आई फील दैट आई एम अ प्रैक्टिकल काउंसलर. So it's a very deep job you are doing, sir. Yes, I am doing very deep job. मतलब I am कह लो कि this is my passion. क्योंकि मैंने ऐसे तो नहीं देखा कि सब्जेक्ट का ये फोबिया मिटाने के लिए, या इवन सुना भी नहीं है कि डॉक्टर खुद उठ के जाए कि चलो ठीक है अब हम ये करते हैं इकट्ठे। सजेस्ट करते हुए तो जरूर देखा है कि आप तो उनको हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लेके गए और पता लगी थी कि वो लास्ट बर्थ में उनका किसी प्लेन क्रैश में डेथ हुई थी, इस करके वो फोबिया वाली मेमोरीज आई थी। तो उस करके उनको जो है वो उन्होंने अपना प्लेन क्रैश होते हुए देखा जी। उसके बाद वो हमने मेमोरीज मॉडिफाई कर दी। तो मुझे खुद को इतना डर लगता है जब भी, मतलब मैंने कम से कम सर 150 फ्लाइट्स लेनी आज तक, इधर उधर प्रोफेशनली भी मैं काफी जगहों पे अब्रॉड जाते रहूं, कम से कम 150 फ्लाइट्स ली होंगी। लेकिन आज भी जब भी प्लेन टेक ऑफ होता है, मैं राम राम जब ही प्लेन टेक ऑफ कर, मुझे हमेशा लगता है कि ये गिर जाएगा, हमेशा ही लगता है कि ये गिर जाएगा। कभी नहीं लगा कि प्लेन सही, जबकि इतने प्रोफेशनल फ्लाइट्स आज की डेट में फ्लाइट से ज्यादा सेफ कोई आवागमन का साधन नहीं है, इतना टेक्निकली कनेक्टेड है, फिर भी इतना डर लगता है। आपके केस में मुझे जो लगता है कि इट इज जस्ट ए जनरल जीएटी, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर। उसकी मेडिसिन आती हैं, आप प्लेन में जाने से पहले आप वो मेडिसिन ले लीजिए, आपको वो एंजाइटी नहीं होगी। क्योंकि आपके केस में मुझे वो फोबिया नहीं लगता। दिस इज माय ऑब्जर्वेशन। आप कोशिश करें जब भी आप फ्लाइट लें तो किसी साइकेट्रिस्ट से या किसी डॉक्टर से बोली मेडिसिन ले लें, आपको ऐसा नहीं फील होगा। देखिए मैंने आपकी प्रॉब्लम कितनी सिंपल कर। और सर क्या एज ग्रुप होती है, मतलब पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए किस एज ग्रुप के मोस्टली लोग पहुंचते हैं आपके पास? नॉर्मली हम 12-13 साल से कम के बच्चों को ये सजेस्ट नहीं करते, लेकिन उसके बाद अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो हम सजेस्ट करते हैं। नॉर्मली कई लोग जो हैं आजकल ना पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा, एक हॉबी सी बन गई है, पैशन हो गया, आई जस्ट वांट टू सी पास्ट लाइफ रिग्रेशन। सर मैं सजेस्ट नहीं करता, मैं उनको कहता हूं अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन देंगे आप। इट इज डोंट टेक इट एज अ हॉबी। ये कोई बच्चों का खेल नहीं कि हम आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ले जाएं। अगर कोई देखना चाहता है, अगर इच्छुक है, अगर कोई बहुत इंसिस्ट करता तो यस वी टेक इट, बट आई डू नॉट सजेस्ट। नॉर्मली हम ये कहते हैं कि आप पहले, इसका कोई कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? कॉन्सिक्वेंसेस तो नहीं होते, बिकॉज पास्ट लाइफ रिग्रेशंस में हमें खुद भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो हिप्नोसिस का सेशन है दैट लास्ट फॉर 30 to 40 मिनट्स, बस पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कई बार हमें 2 या 2.5 घंटे आपको उस स्टेज में लेके जाना है। आपको कॉन्टिन्यूस बोलना है। यू जस्ट इमेजिन कि आप एक पेशेंट को लेके उसको लगातार सजेस्टिव सजेशंस दे रहे हैं 2-2.5 घंटे। हाउ टीडियस इट इज, इट्स नॉट दैट इजी। 2011 में मैं पटियाला से एक बार आ रहा था तो मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ, और वो कार का एक्सीडेंट हुआ बड़ा विचित्र वे में। आगे एक ट्रक जा रहा था ईंटों से भरा हुआ, तो मुझे आज भी डेट याद है कि 21 सितंबर इज माई बर्थडे, तो 27 को मैं पटियाला से आ रहा था। तो जो 16 गाड़ी वाले ट्रक होते तो ईंट निकल के विंड स्क्रीन तोड़ तो मेरी स्पेक्स पे गिरी। उसके बाद फ्लो ब्रिक्स, तो जब फ्लो ब्रिक्स आ गई तो मेरी और उस ट्रक वाले ने भी एकदम से ब्रेक मार लिया। आई कुड नॉट कंट्रोल, क्योंकि मेरी स्पेक्स टूट गई। और जब आप अंधेरे में आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट आपको ऐसे हर्ट करता है तो आप खुद, रात का टाइम था, रात का टाइम था और 7:30 सितंबर रात होती। तो आई वॉज अंडर द हीप ऑफ ब्रिक्स। बाई चांस वहां पे 2 पुलिसमैन खड़े थे, तो उन्होंने किसी तरह से, वो पंचर वाला था, उससे लेके मुझे निकाला और एम्बुलेंस कोई रोक के या गाड़ी निकाल के, मुझे नहीं पता, पीजे ही ले गए थे। और वो पुलिस वाले इतने अच्छे थे कि उनको मेरा मोबाइल मिला और उन्होंने फोन करते गए। और व्हेन आई रीच्ड आई वाज डिक्लेयर्ड डेड। और मेरे घर वाले काफी मायूस हुए। तो बाई चांस जब मुझे वो मोर्चरी की तरफ लेके जाने लगे
तो एक जूनियर डॉक्टर ने मेरी लेफ्ट फिंगर पे थोड़ी सी हलचल देखी। डिक्लेयर डेड होने के बाद? आई वॉज डिक्लेयर डेड, मुझे डिक्लेयर डेड किया था और उन्होंने कर दिया था इसको। यानी आपकी हार्ट बीट नहीं चल रही थी? नहीं चल रही थी। तो थोड़ी सी मोमेंट के बाद मुझे आईसीयू में शिफ्ट किया, वेंटिलेटर लगाया। 21 दिन मुझे इवन वेंटिलेटर पे भी। ब्रेन डेड थे आप? ब्रेन डेड नहीं था, मतलब रिस्पॉन्ड नहीं किया कर रहा था मैं, बहुत कम या ऑलमोस्ट निल। उसके बाद मैं 4 महीने पीजे में एडमिट रहा। मेरी 8 सर्जरीज हुई, हर एक फोर्टनाइट में एक सर्जरी होती थी। और जब मुझे डिस्चार्ज करने लगे तो पीजीआई वालों ने कहा कि आप को लाइफ लॉन्ग व्हील चेयर पे रहना होगा। तो मुझे याद है आज भी 31 जनवरी का वो दिन 2012 का, आई वॉज बॉट होम। उससे पहले मेरे फादर 4 साल से पहले पैरालिसिस में थे। तो उस टाइम वर्चुअली माय हाउस वाज जस्ट लाइक अ हॉस्पिटल। तो मेरे आने के कुछ दिन बाद फादर की डेथ हो गई और मेरी हालत उस वक्त ये थी कि मुझे पानी पिलाने के लिए भी वो हॉस्पिटल वाला बेड घर में लगा उसको देना पड़ता था। मैं टोटली बेडिडन था। इवन उनकी लास्ट राइट्स पे मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। उस टाइम आप इमेजिन कीजिए कि सेंस ऑफ डिस्पेयर कुछ है, लेकिन उस टाइम क्या है, सिर्फ मैंने एक होप लूज नहीं की। जो सेल्फ हिप्नोसिस मैंने अपने आप को किया, जो भी मंत्रोच्चारण मैं जानता था, 8-8 घंटे मुझे मेडिटेशन करता रहा, सेल्फ हिप्नोटाइज किया और धीरे धीरे अगेंस्ट द विशेस ऑफ डॉक्टर्स मैंने अपने आप पहले वॉकर पे आया, फिर व्हील चेयर छोड़ी। आपने खुद को खुद से ही ठीक किया? यस। और बीच में मैंने 1-2 सर्जरीज करवाई थी जिसमें मैंने अपने हिप्स को रिप्लेस करवाया, गोडे को चेंज करवाया। सो डॉक्टर्स कहते थे आप चल नहीं पाएंगे। सो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो योगदान है कि मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को सेल्फ हिप्नोसिस, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय की जब से बहुत स्ट्रॉन्ग किया। एंड आई यूज्ड टू विजन कि मुझे अभी लाइफ में बहुत काम करने हैं। तो वो जो 4 या 5 साल में मेरी जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई, मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया, उसके बाद मैं अपने प्रोफेशन में यही चीज लेके आया। और अब काफी लोगों को मैं इस वो जो मैंने उस पीरियड में सीखा, अपने पे एक्सपेरिमेंट किया, उसको मल्टीप्लाई करके अब मैं अपने पेशेंट्स पे अप्लाई करता हूं और बड़ी कॉन्फिडेंटली उनको, कई जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं काफी पुराने, उनकी मैं दवाएं में छोड़ा देता यानी आपने अपनी बॉडी को कमांड दी कि ठीक हो जाओ। हूं। यस। और इसीलिए आई एम सो कॉन्फिडेंट एंड सो मच मतलब अपना पेशेंट हूं कि मुझे भगवान ने एक दूसरा जन्म दिया है। इसलिए आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर काउंसलर्स एंड साइकोथेरेपिस्ट कि जब भी मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो मुझे अपने वही क्षण याद आ जाते हैं कि हाउ आई यूज्ड टू फील। जो आप कह रहे हो आपने अपनी बॉडी को कमांड दिया, ये आज विराट कोहली भी ये बात कहते हैं कि मैं अपनी बॉडी को, या जितने भी बड़े मोटिवेशनल लोग देखे मैंने या बड़े अच्छे स्पोर्ट्स लेवल पे पहुंचे हुए हैं, वो सारे इस तरह की बात कर रहे हैं कि हम अपनी बॉडी को कमांड करते कि तुम नहीं थक सकते। वो कहते थकावट जो है वो मन में है, तुम्हारी बॉडी में नहीं है, बॉडी को कमांड करके चलो। तो ये बहुत सच सा होता दिख रहा है। उस चीज में मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि नॉले हमारे जितने भी पॉजिटिव लाइफ कोचेस हैं या जितने भी मेडिटेशनल हीलर्स हैं या जितने भी रेकी मास्टर्स हैं, वो सिर्फ माइंड पे कंट्रोल करते हैं। हमारी बॉडी में जो पानी है वो 80% है। अगर आप वही ऑटो सजेशन, जो ऑटो सजेशन होती हैं 4 तरह की होती हैं नॉर्मली, तो उसमें से जब आप पानी पीते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में है, क्योंकि हम सिर्फ फोकस करते हैं अपने माइंड पे, तो जब हम पानी पीते हैं वही एफर्मेशन अगर हम पानी पीते वक्त रिपीट करें तो हमारी बॉडी जो में जो पानी है वो भी रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है। तो वी कैन से कि अगर वही ऑटो सजेशन जो हमने माइंड में देते हैं, जो आपने अभी कोहली के लिए कहीं या और लोगों के लिए कही, हम पानी पीते हुए भी उनको रिपीट करें तो हमारी जो बॉडी है, बॉडी माइंड एंड सोल दैट कम्स इन हार्मोनी। तो हमारी बॉडी एज ए होल, क्योंकि बॉडी में हमारे 80% वाटर है, तो हमारी जो बॉडी है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। एक अभी आपने टर्म यूज किया सर, रेकी हीलिंग।
ये कैसे अलग है और ये क्या होता है? Reiki healing is also kind of meditation. Virtually, it has originated from Japan. हम्म, तो इसमें भी क्या है कि हम किसी की फोटो लेके या किसी के बॉडी पार्ट पे 7 चक्रास होते हैं, जी। तो अपने हाथों से कुछ साइंस लगा के उनको वाइब्रेशंस भेजते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हर एक जो 7 चक्रास हैं, दे आर द एनर्जी सेंटर्स। और वो क्या करते हैं, जो हमारी 3 एक सूक्ष्म नाड़ियां हैं, ईड़ा, पीड़ा और पिंगला। तो जब हमारी ईड़ा पे ज्यादा ध्यान होता है तो हमें क्या होता है कि हमें डिप्रेशन होता है। अगर हमारी पिंगला पे हमारा ध्यान होता है तो हमें एंग्जाइटी होती है। तो किसी तरह से अगर हम उन तीनों को एक ले जाएं, हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। उस टाइम क्या होता है कि जब हम मेडिटेशन करना होता है तो हमें तीनों नाड़ियों को एक यूनिसन में लेके आना होता है और हमारे चक्रों को बांधना पड़ता है। उसकी अलग अलग से विधियां हैं, वो मैं कभी फिर डिस्क्लोज करूंगा आपसे। तो उसमें हम उसकी जो अपनी बॉडी की जो वाइब्रेशन है, फॉर एग्जाम्पल आपको कॉन्फिडेंस की कमी है, सो कॉन्फिडेंस की कमी जो है वो हमारे विशुद्धि चक्र की होती है। तो इसको भगवान कृष्ण जी का माना गया है। तो अगर आप भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं और मैं अगर अपने हाथों से वाइब्रेशंस आपके इधर विशुद्धि चक्र में पढ़ूं, तो जो भी हमारी जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है, इज बिकॉज ऑफ दिस चक्र। हमारे जो कॉन्फिडेंस की कमी है, कई लोग नहीं बोल पाते, स्टेमिना की प्रॉब्लम है, तो अगर हम आपको उस चक्र पे ये दें तो आपको ये प्रॉब्लम, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी स्टेमिना छूटेगी, यू विल बी ए वेरी गुड स्टेज स्पीकर। तो जो रेकी होती है, यस डेफिनेटली हो जाती है, बट एक नई टर्म है दैट इज कॉल्ड हिप्नो रेकी। अगर मैं अपने आप को सेल्फ हिप्नोटाइज करूं, अपने आप को एनर्जी करूं, उसके बाद उसको मैं रेकी दूं, मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे गुरु नानक जी का आपने सुना होगा सूत्रों में कि उनको कंप्लेंट आती थी कि ये विचरण करते रहते हैं। हम्म, तो नानकी जी उनको कमरे में ताला बंद करके चली जाती थी, बट फिर भी लोग कहते थे गुरु नानक जी तो वहां पे यहाँ घूम रहे हैं। घूम रहे हैं। तो क्या होता है कि हम बॉडी के थ्रू अपना निकल सकते हैं, वो भी सबकॉन्शियस माइंड का है, और हम कनेक्ट भी कर सकते हैं टेलीपैथी के द्वारा। सूक्ष्म क्या है कि एक मेडिटेशन से अगर हम ये करते हैं, हमें कितने साल लगेंगे, बट हिप्नोसिस से इतना टाइम नहीं लगता। टेली आप ये तो कह सकते हैं, इवन वो गुरु नानक जी वाली चीजें हम भी कर सकते हैं हिप्नोसिस के द्वारा, या एक बड़ी लॉन्ग टर्म विधियां हैं, आप विद्या सिद्धियां कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है, बट थ्रू सबकॉन्शियस। अच्छा सर, मैंने अ, अ, गीता में भी पढ़ा है और मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है इस जो कुछ भी उपदेश दिए गए हैं इस पे। तो एक ना कॉन्सेप्ट है उसमें, मल्टीवर्स। एक ही टाइम फ्रेम में मल्टीपल यूनिवर्सेस चल रहे हैं। तो ऐसा कर सकते हैं कि हिप्नोसिस से हम अपने ही पैरेलल टाइम फ्रेम में देख सकें। देखिए, इसके बारे में मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, बट ये सुना है कि ऐसे, अब देखिए कई लोग तो इवन जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन को ही चैलेंज करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान, जैसे आपने भगवान कृष्ण का नाम सुना, तो आपने भी सुना होगा, महाभारत की टून थी, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवतु। जी। तो उसमें उन्होंने गीता में साफ किया कि आत्मा हमारी ट्रेवल करती है, शरीर हमारा एक चोला मात्र है। तो एक प्रूफ है। कई व्यक्ति हमारे पास आते हैं कि उनको लगता है कि हम कहीं सी पर्टिकुलर प्लेस में जाते हैं, हमें बड़ा अपनापन सा लगता है, बट चंडीगढ़ में रहते हैं हम, हमें डिप्रेशन आ जाता है। कई बार आप मिलते हैं किसी अनायास ही किसी व्यक्ति से मिलता है, आपको उससे मिलकर बड़ी खुशी होती है, बिल्कुल। आप कोई रिश्तेदारी नहीं होती। और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनसे मिलके आपको बड़ी घृणा सी होती है। उसके 2 रीजन होते हैं। अगेन दैट इज सबकॉन्शियस माइंड। या तो आपका उस जगह से या उस व्यक्ति से कोई पिछले जन्म का कनेक्शन होगा। द सेकंड साइकोलॉजिकल इंपैक्ट कैन बी कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें कुछ व्यक्ति होते हैं जो कि हमें बहुत प्यार करते हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो उसकी जो हमारी जो एक्टिविटीज, जो इंटरेक्शंस होती हैं, वो सब कॉन्शियस माइंड के किसी स्टोर रूप में हो जाती है। बट जब उस तरह का व्यक्ति हमें मिलता है, हमें उससे बड़ा अच्छा लगता है या उससे बड़े घृणा होती है। बिल्कुल। तो इस तरह से इट इज पॉसिबल।
और इसके बारे में अभी मतलब मैं इस फील्ड में ज्यादा काम नहीं करता, बट इट इज पॉसिबल, पॉसिबल है। इट इज पॉसिबल। सर, अगर इसको पूर्व जन्म, अगला जन्म, अगर हम इसको एक टाइमलाइन की तरह रेफर करें जी, तो अगर हम पीछे जा सकते हैं तो हम आगे जा सकते हैं। देखिए इसके बारे में अभी रिसर्च चल रही है। आगे जन्म जैसे एक रिग्रेशन होता है, फ्यूचर रिग्रेशन की अभी टर्म कोई ऐसे यूज नहीं है ही नहीं है। फर्स्ट टाइम जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है उसमें मैं कहूंगा कि जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जनक हैं दैट इज ब्रायन वीस, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने सबसे पहले, अगर आप उनकी बुक पढ़ें, मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर्स, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। एंड अगर आपको जानने के बारे में मतलब अगर आपकी इच्छा है तो आई रिकमेंड कि आप बोली बुक जरूर पढ़िए, ठीक है। इसी तरह से यस, जैसे मैंने कहा कि अगर आप सबकॉन्शियस माइंड से करते हैं आपको इंट्यूशंस आ सकती हैं, इंट्यूशंस के द्वारा आप अपना फ्यूचर कर सकते हैं। जैसे आपने आजकल यूट्यूब चैनल्स पे पढ़ा होगा कि एक फ्रेंच सीयर थे, उन्होंने प्रेडिक्शन किया 2024 में क्या होगा, 2025 में क्या होगी। सो दैट दिस इज पॉसिबल, बट दैट इज आल्सो पॉसिबल थ्रू सबकॉन्शियस माइंड। और आपने जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारे एक ऋषि थे, उन्होंने सोलर सिद्धांत पे, सोलर प्रिंसिपल किताब लिखी, जी, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, लेकिन आज भी नासा वाले 0.8 सेकेंड्स का डिफरेंस पा चुके हैं। दैट मीन्स उन ऋषि के पास इतनी पावर थी कि उन्होंने बिना कंप्यूटर्स के, बिना टेलीस्कोप के, उन्होंने पहले ही कैलकुलेट करके रखा। और 8-9 ग्रह हैं और 9 ग्रह की मूवमेंट्स अपने सिर्फ फ्यूचर को करके रखी। सो दैट इज पॉसिबल। फिर आप महाभारत में देखिए, संजय देख सकते थे सब कुछ, संजय सब कुछ देख सकते थे। दैट इज अगेन विद द सबकॉन्शियस माइंड। तो इट इज पॉसिबल, बट इसके बारे में अभी रिसर्च जारी है और कोई ऑथेंटिसिटी अभी नहीं की जा सकती। बट यस, इंट्यूटिव पावर्स हमारी डेवलप की जा सकती हैं विद हिप्नोसिस या सेल्फ प्रैक्टिस या मेडिटेशन के द्वारा। आप अपनी इंट्यूशंस को, मेरा एक अपना थॉट प्रोसेस है सर इस पे, जस्ट फॉर द सेक, क्योंकि मैं भी बड़ा सोचता हूँ। सबकॉन्शियस माइंड जो है, जैसे जो मैंने आपसे सवाल पूछा कि हम फ्यूचर देख सकते हैं कि नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि तय तो है, क्योंकि अगर हम गीता की बात मान रहे हैं तो ये भी मानना पड़ेगा कि जो हो गया वो भी तय था और जो होगा वो भी तय है। तो तय तो है यानी वो होगा, जाके देख सकते हैं, बट हम देख इसलिए नहीं पाते क्योंकि अभी तक उसकी कोई स्मृति मेरे दिमाग में नहीं। सबकॉन्शियस माइंड से तो अब पीछे, क्योंकि वो स्टोर्ड है इसलिए देख पा रहे हैं। अभी जो हुआ नहीं है उसकी कोई मेमोरी नहीं है, तो हम शायद उस चीज को खंगाल नहीं सकते। नहीं, ऐसे नहीं है। तांत्रिक क्रियाओं से ऐसी है चीजें जिनसे आप बता सकते हैं कि आपको कई, जैसे कई स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, तो वो अपने जो शिष्यों को बता सकते हैं कि बेटा सावधानी से गाड़ी चलाना। दैट मीन्स उनको आभास हो चुका होता है कि इस बंदे का एक्सीडेंट होने वाला है। उन्होंने एक्सीडेंट देखा, यस, देख लिया, तभी तो ऐसे बता सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल नहीं दिया कि फ्रेंच सीयर बेंगा वाबा, उन्होंने कितनी मतलब आने वाली 100 साल पहले प्रेडिक्शन कर दी थी, है ना। तो इट इज पॉसिबल। हम कई बार मेडिटेशन करते हैं, हमें इंट्यूशंस आती हैं और इमीडिएटली वो हो जाता है। तो ऐसी बात नहीं है कि हम फ्यूचर को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है। बट यस, जब मैं मेडिटेशन करता हूं मुझे कई बार आभास होता है। और जो भी पास्ट लाइफ जो रिग्रेशन है, इट इज बेस्ड ऑन आवर कर्मा थ्योरी, कॉज एंड अफेक्ट लॉ ऑफ, तो उसमें डेफिनेटली मतलब ये जरूरी नहीं कि हमारे जो पिछले कर्म है वो हमारे जन्म के साथ ही खत्म जुड़ जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं कि हमारे पिछले जन्म के संस्कार कब जागृत होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमें ट्यूशन हो जाती है कि कई बार जो हमारे पिछले जन्म के संस्कार होते हैं वो इस जन्म में एक पर्टिकुलर टाइम पे होते हैं। उसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ। कई व्यक्ति होते हैं बहुत ही बदमाश होते हैं, तो आप उनको देखें कि आप एकदम से सुधर जाते हैं। हमारे हिस्ट्री में कई एग्जाम्पल है कि वो चोर थे, डाकू थे, एकदम से ऋषि बन गए। सो दैट मीन्स कि उनके पिछले जन्म के जो संस्कार थे, जो कर्मास थे, जागृत हुए एक टाइम के बाद। मैंने अपनी इंट्यूशंस में 3 जन्म देखे अपनी मेडिटेशन में, पास्ट लाइफ रिग्रेशन से नहीं देखे, बट वो एक दीवाने आम नहीं है, तो मैं उसको थोड़ा सा सीक्रेट रखना चाहूंगा। अच्छा सर,
कितने जन्म तक देख सकते हैं? इसके बारे में कोई सीमा नहीं व्यक्त की जा सकती। बेसिकली हम उसको उस टाइम जोन में उस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स को ले जाते हैं, तो पिछले 2-3 जन्मों तक तो मैं पहुंचा हूं, उससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता। एक मैंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट देखा था, तो एक आचार्य देखे, आचार्य वशिष्ठ है जी। तो मुझे जैसे मुझे आपसे बात करके इतना अच्छा लग रहा है, उनको सुन के भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं लिंक जरूर डालूंगा अपने इसमें। उन्होंने एक एक्सट्रीम केस बताया था कि उसमें 100 जन्म तक जाना पड़ गया उनको। अच्छा। पिछले 100 पास्ट ईयर्स को एक्सपीरियंस किया। वो बड़ा मेरे लिए मतलब चौंका देने वाला था कि 100 जन्म उनके हिसाब से 100 फिर आदमियों के, मतलब इंसान कहीं उनको जन्म मिल गया, जबकि हम कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद ऐसे मिलता है। तो वो बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कितने लाइफ हम। सर कभी ऐसा कोई एक्सट्रीम केस हुआ है जब बंदा गया तो सही पास्ट लाइफ में, आप ले गए उसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, बट वो अब आना नहीं चाह रहा वापस? ऐसा होता है, कहीं बड़े सुखद अनुभव होते हैं, वो वापस नहीं आना चाहता, बट अगर वो उस में रहेगा तो उसके लिए प्रेजेंट में कोप अप करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम ऐसे व्यक्ति को बड़ी जल्दी वापस ले आते वो ऐसा होता है कि वो कहेंगे मुझे नहीं जाना है। हैं। यस, ऐसा होता है, क्योंकि हिप्नोसिस में क्या होता है कि अपना एक्सट्रीम, जो मैंने आपको डेल्टा स्टेज ऑफ माइंड कही, डेल्टा स्टेज ऑफ माइंड में क्या होता है, जीरो, शून्य विचार। हम कई लोगों को इवन हिप्नोसिस में ले जाते हैं, तो इतना कंफर्टेबल फील कहते हैं कि हम वापस नहीं आना चाहते। तो वहां पे क्या आपका एक मौन युद्ध होता है उनसे कि भाई चलो वापस? ऐसा कैसे वापस लेके आओगे? नहीं, जब हम आना कोई नहीं ऑब्स्ट्रक्शन चाहता? क्रिएट करके उनको वापस ले आते हैं, क्योंकि इट इज नॉट मेडिकली एडवाइजेबल कि हम उनको ज्यादा देर वहां पे रहने दें। जैसे इन सब चीजों को समझने के लिए एक खासा उम्र की जरूरत है, इतना इमोशनल हैंडल कर पाना। 22-23 साल, मुझे तो लगता है कि 28 साल की उम्र भी कम है इतने डेप्थ को समझने के लिए। कभी कोई छोटा, मतलब एक कम उम्र का कोई ऐसा अजीबोगरीब केस आया आपके पास जो आपसे बातें ऐसी करता हो, आप ही को चौंका जाए? हाँ, यस, बहुत जने। मेरे पास एक केस आया था, 5 साल का व्यक्ति था, वो इतनी बड़ी, उसको इतनी नॉलेज थी। 5 साल का बच्चा? 5 साल का बच्चा, कि वो संस्कृत के उन श्लोकों की या गीता की व्याख्या करता था जो मेरी समझ से बाहर थे, और इतनी गूढ़ इंग्लिश और फ्रेंच बोलती थी। और लेकिन जब मैंने उसको, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में नॉर्मली बच्चों की नहीं करता, तो मैंने उसको जब ले जाके देखा पास्ट लाइफ में, तो ही वॉज रिसर्च स्कॉलर। लास्ट टाइम मेरे को कहीं किसी विद्यापीठ का प्रोफेसर था, इतनी वो मेमोरी उसमें ट्रांसफर आ गई। और वो 5 साल की एज में इतने, वो 5 साल की एज में नोइंगली, जानते हुए संस्कृत के श्लोक बोल रहा था बच्चा। तो उसको कौन लेके आया? उसके घर वाले लेके आए थे? उसके घर वाले लेके आए ना, कि ये कोई एबनॉर्मल है बच्चा, संस्कृत के श्लोक बोल रहा है। संस्कृत के बच्चे की, क्योंकि वो मुस्लिम फैमिली थी। अच्छा। सबसे सरप्राइजिंग थिंग थी कि वो मुस्लिम फैमिली थी कि जी हमारे घर में संस्कृत का कोई नहीं है, इसको ज्ञान कहां से है? तो इसमें या तो कुछ, क्योंकि वो जो उसके पेरेंट्स थे वो संस्कृत को समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके लिए नमाज पढ़ने का एक था, उस बच्चे को नमाज पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो बेसिकली 5 साल के बच्चे को हम नहीं लेके जाते, बट वो एज एन एक्सेप्शन में लेके गया। और उसके पास्ट लाइफ में ये देखा था, वो कहीं शास्त्री थे, किसी प्रोफेसर में, मतलब काफी उच्च मतलब नॉलेज के बिल्कुल व्यक्तित्व थे, तभी इतना। हाँ जी, ऐसी चीजें भी हो जाती। आपने सर 5 साल के बच्चे को कैसे कमांड किया? मतलब कुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। वो आपके इंस्ट्रक्शंस ले रहा था बच्चा? देखिए, बेसिकली क्या होता है कि ये ना कुछ सोल कनेक्शंस भी होते हैं। आपने शायद सोलमेट्स का नाम सुना हो। सोलमेट्स ऐसी होती हैं जिनका कि पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। तो जब आपके पास वैसी सोलमेट्स आ जाती हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका उनसे एक डिवाइन कनेक्शन हो जाता है, बिना कुछ कहे भी आपसे वो कनेक्ट हो जाती हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपके पास कोई व्यक्ति आया, आपके कमरे में आया, आप कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन आप उसको देख के अपने मन में कुछ धारणा बना लेते हैं जी। वैसे वो व्यक्ति भी कहते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। क्या मतलब, आपके बारे में कुछ विचार बनाया, उसने भी कुछ विचार बनाया, और बिना बोले ही आपको काफी कुछ कह देते हैं। तो जब ऐसे व्यक्ति आपके पास कोई सोल कनेक्शन आ जाते हैं, तो उनमें से ऐसी टेलीपैथिक ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं बिना कुछ कहे। जब आपने
उस बच्चे के माँ बाप को बताया कि भाई ये तो पिछले जन्म में इतना प्रोफेसर था या ऐसे था, तो उनका फिर क्या किया उन्होंने, मतलब बच्चे को कैसे फिर हमने पेरेंट्स की कुछ काउंसलिंग की, पेरेंट्स की काउंसलिंग पेरेंट्स की राइट। काउंसलिंग की, क्योंकि पेरेंट्स एक्सेप्ट काफी कट्टर थे, उनकी काउंसलिंग की कि कई चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, और उनको कन्विंस करने के लिए मुझे एक मौलवी जी को भी बुलाना पड़ा, और बच्चे की बजाय मैंने उनके पेरेंट्स पे फोकस किया। तो कुछ दिनों बाद उसके पेरेंट्स ये नॉर्मल हो गए। चंडीगढ़ की कहानी है? ये चंडीगढ़ की कहानी नहीं, ये कोई फिरोजपुर पंजाब की कहानी। आप फिरोजपुर गए थे? नहीं, मैं नहीं, वो मेरे पास वो है। फिरोजपुर से आपके पास यहाँ जी आए? जी। तो मतलब इसका मतलब ये है कि लैंग्वेज भी बार नहीं है पिछले जन्म में। हो सकता है बंदा जर्मनी में पैदा हुआ हो सकता है ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ हो। सेक्स का है बार, मेल फीमेल का? नहीं, देखिए, जब आप सोल पे आ जाते हैं देयर इज नो सेक्स बार। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड इज सो इंटेलिजेंट। जैसे कहते हैं ना, दिल तो बच्चा है जी, सबकॉन्शियस माइंड तो उससे भी छोटा बच्चा है जी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई इलिटरेट पर्सन आता है, मेरा मीडियम ऑफ जो इंस्ट्रक्शन है दैट इज इंग्लिश। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है वाइल मतलब डूइंग दिस इंस्ट्रक्शंस। तो जो बच्चे या जो व्यक्ति जिनको इंग्लिश नहीं आती, उनका सबकॉन्शियस माइंड समझ लेता है। आज जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं उर्दू में कमांड दूं, आपका सबकॉन्शियस माइंड समझ लेगा। सबकॉन्शियस माइंड इज सो इंटेलिजेंट। और उसको अगर मैं कोई झूठी भी तसल्ली दे दूं, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तो समझ ले कि वो वाकई इंटेलिजेंट होता है। लाइफ में कि हमारी कुछ सिचुएशंस होती हैं। वन इज कॉन्शियसली कॉम्पिटेंट, अनदर इज कॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट। उससे अपोजिट क्या होता है? सबकॉन्शियसली कॉम्पिटेंट एंड सबकॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट। अब देखिए, फर्स्ट स्टेज क्या है? हाथी है, हाथी का बच्चा होता है। हम उसको एक पतली सी रस्सी से बांधते हैं, तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे उसके माइंड में एक साइकोलॉजिकल शैकल्स आ जाते हैं कि मैं रस्सी को तोड़ नहीं सकता। बड़े होके जब वो हाथी बन जाता है, तो जिसमें एक लोहे की दीवार को तोड़ने की शक्ति होती है, उसको नहीं तोड़ पाता। इस तरह से बच्चे को कहते हैं कि बच्चे को कभी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट नहीं मिलती। कहने का बड़ा फर्क है। कहने का बड़ा फर्क है। जब हम बच्चे को कहते हैं तू तो ऐसे है ऐसे है, वो बच्चे के माइंड में हो जाता है। बिल्कुल होता, बिल्कुल तो क्या होता है कि पहले तो बच्चा, हम कहते हैं तू तो बेवकूफ है, दैट इज द स्टेज ऑफ कॉन्शियसली कॉम्पिटेंट। लेकिन जब हम बार बार रिपीट करते हैं, ही बिकम सबकॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट। ये सबसे हमारी पूरी स्टेज है। ऊपर से रिवर्स क्या होता है? सबकॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट टू सबकॉन्शियसली कॉम्पिटेंट। आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, जब आप गाड़ी फर्स्ट चलाते हैं, तो आप कितना कॉम्पिटेंट होते हैं? आप सभी तरह के धीरे से चलाएंगे, म्यूजिक भी नहीं चलाएंगे, आपके साथ जो है उनको बातें भी नहीं करने देंगे। बट एज यू प्रैक्टिस, यू बिकम सबकॉन्शियसली कॉम्पिटेंट। हाँ, सब हो रहा है, आराम से चल रही है, ठीक है ना? कई बार तो गाड़ी चल रही होती है, दिमाग कहीं और होता है, थोड़ी देर के बाद गाने पता में चलता है कि भाई मैं यहाँ तक पहुंचा कैसे। मेरे साथ तो अक्सर हो गया है। यस, तो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, इट कम्स बाय द प्रैक्टिस ओनली। कई बार मैं बाइक पे होता हूँ सर, कार में तो चलो फिर भी, मतलब मुझे जब ऐसा एहसास होता है कि मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, तो मुझे कई बार मैं सर बाइक पे जा रहा हूँ, एक भी गड्ढा मिस, मतलब ये नहीं होता कि मेरी बाइक कहीं गड्ढे में पड़ जाए जी। और मुझे याद नहीं होता कि भाई मैं इतना ट्रेवल करके आया, क्योंकि मेरे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। फिर एकदम से जब ब्रेक लगती है या कोई ऐसे लाइट होता है मेरी वो खुलती, तो मैं अरे मुझे लग गई होती तो मुझे ये हो गया होता तो, लेकिन कभी लगा नहीं सर, इतना भी नहीं लगा। दैट इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, दैट इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। मैं बहुत मजा आ रहा है सर आपसे बात करके, तो बाकी तो नॉलेज तो चलो एक है ही, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। आपने एक किताब लिखी है जी, साइकोलॉजिकल इश्यूज, थोड़ा सा उस किताब के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, बेसिकली क्या था कि आजकल जो लोग हैं, वो पहले ये सोचते थे कि मतलब जब भी कोई हमारा कुछ मूड स्विंग्स या कुछ हम निराशावादी या एग्रेशन था, तो उसको एक पार्ट ऑफ बिहेवियर समझते थे। पर ऐसा नहीं है। और मेरे पास बड़े लोग आते थे कि मतलब जैसे किसी का कोई बच्चा है या कोई बुजुर्ग हैं, उनका एग्रेशन का बिहेवियर है या डिप्रेशन का बिहेवियर है, तो कह रहे हैं नॉर्मल है जी। मैं तो उनको हम बड़ा समझाते थे कि आप पागल नहीं हैं,
आपको थोड़ी सी काउंसलिंग की व्यक्ति है, आपको थोड़ा सा बिहेवियर मॉडिफिकेशन की जरूरत है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन इज वेरी डिफिकल्ट। जी अगर जैसे आप एक गुस्से वाली व्यक्ति हैं, आपको संतोष करना, मतलब उसका व्यक्तित्व उस तरह का लाना आप में, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो धीरे धीरे मतलब मैंने देखा कि लोगों को समझ नहीं आता था। कई जो हमारे पास पेशेंट्स आते थे, वो कहता जी मैं ऐसा फील करता हूँ, ऐसा करता हूँ। और जैसे मैंने आपको खुद बताया कि जैसे मैं खुद था फर्स्ट टाइम में, जब मैं अपनी एक जो मैं सक्सेस जर्नी करियर में लेके जाना था, आई वाज इन डिप्रेशन, मुझे नहीं मालूम था। उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये लिखी हुई। इसमें ऑलमोस्ट मैंने 14-15 तरह के आजकल जितने भी साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, उनको बताया क्या सिम्पटम्स हैं, क्या ट्रीटमेंट है। आपने सुसाइड भी कवर किया हुआ यस, है, मेंटल डिप्रेशन यस, भी, साइकोलॉजिकल यस, यस, भी, यस, यस, मन नहीं लग रहा है वो भी कवर्ड है, मैंने देखा है। एवरीथिंग इन अ वेरी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज। क्योंकि जो भी मैं कोई बहुत बड़ा एक साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ, लेकिन यह है कि मैंने एक बड़ी ही सरल सिंपल भाषा में एक किताब लिखी है। इसके अलावा मेरी अराउंड 13-14 इन सभी चीजों पे ई बुक्स भी हैं, सो दैट कि हर एक इंसान को, एक जो नॉर्मल पर्सन हो, उसको पता लग सके कि मुझ में क्या चीज है। और मैंने उसको ये भी बताया उसको क्या क्या करना चाहिए जब उसको ऐसी चीजें फील मुझे बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और बस एक मैं देख रहा हूँ सर, आप स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड हैं। मतलब जिस एक तो आपका हिंदी हिंदी पे जो कंट्रोल है, मेरे खुद की हिंदी ठीक है, मैं ऐसा महसूस करता हूँ, इंग्लिश भी मेरी अच्छी है, लेकिन आपका हिंदी भाषा पे जो नियंत्रण है वो बहुत बहुत अमेजिंग है। बहुत अच्छे शब्द आपने उठाए हैं बातचीत के दौरान, और जो आपने पुराने वेद सिस्टम्स के बारे में बताया, बहुत बहुत अमेजिंग नॉलेज है। थैंक यू सो मच सर।